नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी 28 जून तक जर्मनी और यूएई के दौरे के लिए रवाना। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, पुरुष समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। 3 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई की शाम को एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सशस्त्र बलों की भर्ती को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना की सरकार सालाना समीक्षा करेगी और कोई खामी या चुनौती आने पर उसका समाधान किया जाएगा। अमेरिका में थमेगा बंदूकों का कहर, गन कंट्रोल बिल पर राष्ट्रपति बाइडेन ने किए हस्ताक्षर। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की परेशानी बढ़ी। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माने जाने वाली दक्षिण इंग्लैंड की टाइवर्टन और होनीटन तथा उत्तरी इंग्लैंड की वेकफील्ड सीटों पर पार्टी की हार का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून से 28 जून तक जर्मनी और यूएई के दौरे पर रहेंगे। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर वो यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक भी व्यक्त करेंगे। इससे पहले 2 मई को प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के दौरे पर गए थे, जहां पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने उन्हें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। जर्मनी की अध्यक्षता के तहत G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के निमंत्रण पर जर्मनी के स्लाक एल्मो का दौरा करेंगे। उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, महिला पुरुष समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर अपने विचार भी रखेंगे। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों को भी आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि इस शिखर सम्मेलन में इतर प्रधानमंत्री श्री मोदी कुछ प्रतिभागी देशों के राजनेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के लिए यह निमंत्रण दरअसल भारत और जर्मनी के बीच मजबूत एवं घनिष्ठ साझेदारी एवं उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की पिछली जर्मनी यात्रा 2 मई 2022 को भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के 6ठे संस्करण के लिए हुई थी। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर व्यक्तिगत संवेदना भी व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में के समापन के बाद 3 जुलाई को यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना में पार्टी मामलों के प्रभारी एवं पार्टी महासचिव तरुण चुग ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि 3 जुलाई को हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई की शाम को एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण एक नई शुरुआत, बदलाव की शुरुआत, तेलंगाना में भाजपा सरकार के गठन की शुरुआत को चिन्हित करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हर बूथ से भाजपा कार्यकर्ता मोदी को सुनने के लिए जनसभा में शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक 1 जुलाई को हैदराबाद में होगी। 2 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पार्टी और देश को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई की शाम को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जुलाई को हैदराबाद पहुंचेंगे और 3 जुलाई तक होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। चुग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हैदराबाद में जुटेंगे। आपको बता दें कि बैठकों के लिए किए जा रहे व्यापक प्रतिबंधों के बारे में जानकारी देते हुए चुग ने कहा कि मेहमान नेताओं को तेलंगाना संस्कृति के करीब लाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना की सरकार सालाना समीक्षा करेगी और कोई खामी या चुनौती आने पर उसका उचित समाधान भी करेगी। इस योजना को मुख्य हितधारकों से 2 साल तक मंथन के बाद अंतिम रूप दिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस योजना को परिवर्तनकारी करार दिया है। 14 जून को सरकार ने सेना में भर्ती के लिए इस योजना की घोषणा की, जिसमें 17.5 से 21 साल की उम्र के युवाओं की 4 साल के लिए भर्ती को सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के तहत भर्ती 25% को सेना में 15 साल और काम करने का मौका भी मिलेगा। आपको बता दें कि 2022 के लिए भर्ती की ऊपरी आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल किया गया है और इस योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे, क्योंकि योजना के तहत भर्ती 75% युवाओं के लिए रोजगार गारंटी नहीं है। राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि योजना को लागू करने दीजिए, हम हर साल इसकी समीक्षा करेंगे और अगर कोई खामी या चुनौती आएगी तो हम उसे दूर करने की कोशिश भी करेंगे। हमारी सरकार जो वादा करती है उसको जरूर पूरा करती है। अमेरिका में गन फायरिंग की घटना पर लगाम लगाने के लिए जो बाइडेन प्रशासन अब सख्त दिख रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गन कंट्रोल लॉ पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिका में बढ़ रहे शूट आउट वारदातों के बाद इन कानून को लाने की पहल की गई थी। इस विधेयक के तहत कम उम्र के बंदूक खरीदने वाले लोगों की पूरी पृष्ठभूमि की कड़ी जांच की जाएगी। साथ ही राज्यों को खतरनाक समझे जाने वाले लोगों से हथियार वापस लेने का अधिकार दिया जाएगा। अमेरिका में गन कल्चर पर लगाम लगाने के लिए इस कानून की लंबी वक्त से मांग की जा रही थी। अमेरिका सीनेट ने इस गन कंट्रोल बिल को पास किया था। राष्ट्रपति का कहना है कि इससे काफी लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूरोप में प्रमुख राजनीतिक शिखर सम्मेलनों के लिए रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में कहा कि यह बिल वह सब कुछ नहीं करता जो मैं चाहता हूं, लेकिन इसमें उन कार्यों को शामिल किया गया है जिसके लिए मैंने लंबे समय से आह्वान किया है, जो कि जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब लोगों की जान बचाई जाएगी। गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों का हवाला देते हुए बाइडेन ने कहा कि इस पर हमें कुछ करना था। जो हमने किया वो गुरुवार को सीनेट के पारित होने के बाद सदन ने शुक्रवार को अंतिम मंजूरी दी थी और बाइडेन ने यूरोप में 2 शिखर सम्मेलनों के लिए जाने से पहले इस पर हस्ताक्षर भी किए थे। यह कानून सबसे कम उम्र के बंदूक खरीदारों के लिए पृष्ठभूमि की सख्ती से जांच भी करेगा। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी नेतृत्व के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ शनिवार को एक और बगावत शुरू हो गई। आपको बता दें कि जॉनसन को उस समय 3 बड़े झटके लगे जब उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माने जाने वाली दक्षिण इंग्लैंड की टाइवर्टन और होनीटन तथा उत्तरी इंग्लैंड की वेकफील्ड सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जॉनसन के करीबी और पार्टी के अध्यक्ष ओलिवर डोडेन ने इस्तीफा दे दिया। अब मीडिया में आई खबरों के अनुसार बोरिस जॉनसन के आलोचना जाने वाले पार्टी के 2 सांसदों ने कहा है कि वे सत्तारूढ़ पार्टी चलाने वाली समिति का चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी इस घोषणा से जॉनसन के नेतृत्व के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई है। इस महीने की शुरुआत में पेश किए गए प्रस्ताव में जॉनसन की कुर्सी बच गई थी। हालांकि पार्टी के 148 सांसदों ने अपदस्थ करने के लिए वोट दिया था। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की शक्तिशाली समिति के नियमों के अनुसार जॉनसन को 1 साल के लिए किसी भी चुनौती से सुरक्षा मिल गई थी। हालांकि नॉर्थ वेस्ट से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद एंड्रयू विजेन ने कहा कि वह कार्यकारी समिति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह सत्ता परिवर्तन के पक्षधर हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी 28 जून तक जर्मनी और यूएई के दौरे के लिए रवाना। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, पुरुष समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। 3 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई की शाम को एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सशस्त्र बलों की भर्ती को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना की सरकार सालाना समीक्षा करेगी और कोई खामी या चुनौती आने पर उसका समाधान किया जाएगा।
अमेरिका में थमेगा बंदूकों का कहर, गन कंट्रोल बिल पर राष्ट्रपति बाइडेन ने किए हस्ताक्षर। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की परेशानी बढ़ी, उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माने जाने वाली दक्षिण इंग्लैंड की टाइवर्टन और होनीटन तथा उत्तरी इंग्लैंड की वेकफील्ड सीटों पर पार्टी की हार का सामना करना पड़ रहा है। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर में सत्याग्रह करती दिखी। वहीं अब पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। कांग्रेस आज से 2 दिन देश के 20 शहरों में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेगी। कांग्रेस का मोदी सरकार घेरने का ये मेगा प्लान माना जा सकता है। पार्टी आज 20 राजधानियों और बड़े शहरों में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की फौज को उतारने जा रही है। बता रहा है कि राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की फौज अग्निपथ को युवाओं से विश्वासघात बताकर मोदी सरकार पर हमला बोलेगी। वहीं कल पार्टी कार्यकर्ता देश भर में प्रत्येक विधानसभाओं में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस अग्निपथ योजना और महीने का आखिरी रविवार होने वाले को प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को भी निशाने पर उन्होंने लिया है। लखनऊ में आज पार्टी के बड़े नेता 20 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में अजय माकन, देहरादून में मानवेंद्र सिंह, जयपुर में देवेंद्र हुड्डा, चेन्नई में गौरव गोगोई, पटना में कन्हैया कुमार, शिमला में आलोक शर्मा समेत कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मुद्दे पर अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीते हफ्ते लगातार प्रदर्शन किया। बीते रविवार और सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदर्शन किया था। ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अग्निपथ योजना को युवाओं के खिलाफ देश और सेना के साथ धोखा बताते हुए कहा कि सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से सियासी संकट धीरे धीरे और गहराता जा रहा है। इस बीच शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा है कि हम शिवसेना से बाहर नहीं निकले हैं, हम शिवसेना में ही हैं। हमें किसी ने नहीं कहा कि आप ये करो, ये सब हमने अपने मन से किया है। हम डिप्टी सीएम के निर्णय को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम शिवसेना से अलग नहीं है, हमने शिवसेना का अलग नाम नहीं मांगा है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता दीपक ने कहा कि हम शिवसेना के विचार को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमें डराने के लिए ये सब किया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है। लोगों को सड़क पर उतरने के लिए कहा जा रहा है और वो गलत है। शिवसेना के बागी विधायक दीपेंद्र केशकर ने आगे कहा कि मैं भी सभी शिवसैनिकों से लोगों से कहूंगा कि वो सड़क पर ना आए। हमारे 2/3 बहुमत होने की वजह से हम भी शिव सैनिक हैं। हम शिवसेना के नाम को लेकर ठाकरे कैंप चुनाव आयोग के पास जाएगा और चुनाव आयोग का जो आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। आजमगढ़ के जीएनपुर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजा के साथ 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
पुलिस ने उनके पास से करीब 80 किलो गांजा, अवैध तमंचा, कारतूस और अन्य उपकरण बरामद किया है। पकड़े गए अवैध गांजे की कीमत 12 लाख रुपए बताई गई है। असम राज्य से आजमगढ़ में हो रही गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्राम सिद्धार्थ ने बताया कि जीएनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर लाटघाट पुल पर गोरखपुर की तरफ से आ रहे संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान सुबह 5:15 बजे पर सफेद रंग की सफारी गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो चालक गाड़ी लेकर भागने लगा, लेकिन गाड़ी का एकाएक बंद हो गई और उसमें बैठे 4 लोग गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस बल की मदद से पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों में जो है राहुल पुत्र दुर्ग विजय निवासी अटोली थाना के बड़हरगंज जनपद गोरखपुर अमन तिवारी के साथ अन्य लोग भी जो है पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 80 किलो अवैध गांजा, अवैध तमंचा, कारतूस और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। महाराष्ट्र का सियासी तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस सियासी घमासान के बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। गुवाहाटी में ठहरे एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक ने एक सुर में शिवसेना के खिलाफ शिंदे का समर्थन किया है। एकनाथ शिंदे से दीपक केसकर ने गुवाहाटी से वर्चुअल माध्यम से मीडिया के सामने आकर उनका पक्ष रखा। दीपक केसरकर ने मीडिया को बताया कि महाराष्ट्र से यहां आने के बाद बातचीत का बहुत कम मौका मिला है। कहा कि आज मुझे शिंदे ने मीडिया से संवाद करने के लिए कहा और कहा कि हमने शिवसेना को नहीं छोड़ा है, हमने केवल अपने समूह का नाम शिवसेना रखा है। केसकर ने मीडिया को बताया कि हमें किसी ने नहीं कहा कि आप ये करो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के 16 बागी विधायकों को लेकर दिए गए फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम शिवसेना से अलग नहीं है, हमने शिवसेना का अलग नाम नहीं मांगा है, हमने केवल अपने समूह का नाम शिवसेना रखा है। दीपक ने मीडिया को बताया कि एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों को डराया जा रहा है, विधायक को अयोग्य घोषित करने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिक को सड़क पर उतार कर उनके खिलाफ प्रदर्शन कराने के लिए भी उकसाया जा रहा है। गुजरात दंगों के नाम पर गुजरात को बदनाम करने के आरोप में गिरफ्तार हुई लीस्ता सीतलवाड़ को आज अहमदाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। सीतलवाड़ पर जालसाजी, साजिश अन्य जो है धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सीतलवाड़ को एनजीओ भी जो है उनका जांच के घेरे में है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। संजीव भट्ट के जेल में बंद होने के बाद गुजरात में 2022 के दंगों के बाद पीड़ितों को न्याय दिलाने के बहाने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के पास विदेश आया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता से जुड़े एक एनजीओ की जांच भी की है, जिसमें उन्होंने चप्पलें, बैग और अपना निजी सामान। इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने जाकिया जाफरी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। गुजरात एटीएस की टीम ने आवेदन में फर्जी हस्ताक्षर के शक में तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार किया। एटीएस की टीम सीतलवाड़ को लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई। तीस्ता सीतलवाड़ को जन्म महाराष्ट्र जो है 1962 में हुआ। वो मुंबई में पली बड़ी है और मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी 28 जून तक जर्मनी और यूएई के दौरे के लिए रवाना। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, पुरुष समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। 3 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई की शाम को एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सशस्त्र बलों की भर्ती को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना की सरकार सालाना समीक्षा करेगी और कोई खामी या चुनौती आने पर उसका समाधान किया जाएगा। अमेरिका में थमेगा बंदूकों का कहर, गन कंट्रोल बिल पर राष्ट्रपति बाइडेन ने किए हस्ताक्षर। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की परेशानी बढ़ी। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माने जाने वाली दक्षिण इंग्लैंड की टाइवर्टन और होनीटन तथा उत्तरी इंग्लैंड की वेकफील्ड सीटों पर पार्टी की हार का सामना करना पड़ रहा है।
कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रांग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच एक बार फिर से शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। संजय राउत अपने बयानों से लगातार एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साध रहे हैं। आज एक बार फिर संजय राउत अपने ट्वीट के जरिए इशारों में एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों पर उन्होंने तंज कसा। संजय राउत ने ट्वीट किया कि कब तक छिपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में। शनिवार को संजय राउत ने विरोधियों को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना हमारे खून से बनी है और इसे यूं ही कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर पर आइए, देखते हैं किसमें कितना दम है। मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं, जो उद्धव जी कहते हैं मैं वही कहता हूं। जो बगावत कर रहे हैं वे अपनी विधायकी बचाएं। हमें किसी की सुरक्षा नहीं हटाई है। लोगों में गुस्सा है। मैं देवेंद्र फडणवीस से कहूंगा कि वह इस झमेले से बाहर ही रहे, नहीं तो फंस जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बागियों के खिलाफ एक्शन में आ गए। पहले 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर चिट्ठी लिखी गई। अब 7 मंत्रियों पर कार्रवाई की तलवार लटकाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। उद्धव सरकार जिन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है उसमें एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल और दादा भूसे, संदीप पान और बच्चू कुड्डू भी शामिल है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कई दिनों के बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 ज्यादा यानी कि 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं दिल्ली में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान मुंगेशपुर में 42.9 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा जाफरपुर में अधिकतम तापमान 42.2, पीतमपुरा में 41.6, रिज में 41.5, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 41.3, डीयू और पालम में 41.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली में 27 जून से हल्की बारिश का भी सिलसिला शुरू हो सकता है, जबकि 28 से 29 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में 30 जून को तेज बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ उनकी पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। ये सुनवाई जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम चौहान की डिवीजन बेंच सुनवाई होने की उम्मीद है। परवीन फातिमा ने सरकारी हमले पर गलत व मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाकर मकान गिराए जाने का आरोप लगाया। परवीन फातिमा ने याचिका में कहा कि मकान उनके नाम था, जबकि नोटिस उनके पति जावेद पंप के नाम जारी किया गया था। साथ ही याचिका में मकान दोबारा बनवाकर दिए जाने की भी बात कही जा रही है तथा जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, उचित मुआवजा दिए जाने और मकान बनने तक सरकारी आवास दिए जाने की भी मांग की गई है। याचिका में खुद को बेटी समेत 2 दिनों तक अवैध तरीके से पुलिस हिरासत में रखे जाने की भी शिकायत की गई है। ये याचिका जावेद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया की तरफ से दाखिल की गई है। जावेद की पत्नी ने अपनी याचिका के दावा में किया है कि करेली में जो मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जमींदोज किया है वो उनके नाम पर था। उनके पिता ने गिफ्ट के तौर पर उन्हें दिया था। मकान के कागज जावेद की पत्नी के नाम है। देश में कोरोना महामारी के मामले रोजाना तौर पर सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,739 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 92,579 हो गई है। वहीं इन 24 घंटे में 25 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल आंकड़े बढ़कर 4,33,00,000
89,973 हो गए। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 5,24,999 हो गए। आपको बता दें कि कल के मुकाबले कोरोना के मामले आज कम दर्ज हुए हैं। बीते दिन देश में 15,940 मामले दर्ज हुए थे। वहीं इस दौरान 20 लोगों की हुई थी। इन आंकड़ों के बाद एक्टिव मामलों की संख्या 91,779 हो गई थी, जिसमें आज फिर बढ़ोतरी हुई है। जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से 4,27,72,398 मरीज ठीक हो चुके हैं। वैक्सीनेशन आंकड़ा पर नजर डाली जाए तो यह आंकड़ा 197,85,51,580 तक पहुंच चुका है। प्रतापगढ़ में एक तरफ पुलिस और प्रशासनिक टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगवानी में व्यस्त थी, वहीं हिस्ट्री सीटर बीडीसी के घर पर भौतिक सत्यापन को पहुंची पुलिस टीम पर हिस्ट्री सीटर और परिजनों ने हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया है। हमले में सब इंस्पेक्टर मुसाफिर यादव जो है वो घायल हो गए हैं। पथराव के चलते पुलिस को जान बचाने के लिए लाले पड़ गए और दूसरों के घरों में छिपकर पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाया। हिस्ट्री सीटर की मां का आरोप है कि हालांकि हिस्ट्री सीटर राजेश यादव की मां ने बिलखते हुए पथराव की घटना से इनकार किया है और पुलिस पर ही मारपीट करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हमारा बेटा राजेश घर के पीछे स्थित खेत को ट्रैक्टर से जोत रहा था। इसी दौरान 4 लोग पहुंचे। वे मेरे बेटे को पीट कर घसीट रहे थे और पकड़ कर ले जा रहे थे। कुछ लोग खड़े थे, पुलिस वाले थे और थाने के दरोगा भी इस घटना में थे। घटना के बाबत सीओ सदर पवन त्रिवेदी ने बताया कि हिस्ट्री सीटर अपराधी के भौतिक सत्यापन हेतु जेठवारा पुलिस पतुल की गांव में गई थी, जहां पुलिस टीम पर जो है पथराव किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। आप देखते रहिए। नमस्कार।